नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें आपने साझेदारी की परिभाषा, अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। और अब हम आगे जानते हैं कि साझेदारी विलेख या साझेदारी संलेख क्या है, यानी कि पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड या साझेदारों के मध्य समझौता या उनके बीच जो अनुबंध होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, यानी कि साझेदारी संलेख। यह जो संलेख होता है या समझौता, ये लिखित या मौखिक हो सकता है। और नियम जो है, ऐसा कोई भी नियम विदित नहीं है कि ये समझौता लिखित हो। ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित हो, ये नियम नहीं है। लेकिन अगर समझौता लिखित है तो जिस अभिलेख में साझेदारों के बीच समझौते के विवरण समाहित हो, ऐसे अभिलेख को हम साझेदारी विलेख कहते हैं। इस विलेख में जो भी पहलू होते हैं, व्यवसाय के उद्देश्य, प्रत्येक साझेदार द्वारा कितनी पूंजी की मात्रा का निवेश किया गया है, उनके द्वारा लाभ और हानियों को किस अनुपात में बांटा जाएगा, पूंजी पर ब्याज तथा ऋणों पर ब्याज के लिए कोई साझेदार अधिकारी होगा या नहीं होगा, ये सारी शर्तें इसी संलेख में लिखी होती हैं। इस संलेख में जो भी शर्तें होती हैं उन्हें साझेदार की सहमति से बदला जा सकता है। विलेख को स्टैम्प अधिनियम यानी कि स्टैम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार उचित रूप से प्रारूपित और तैयार किया जाता है और इसको रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराया जाता है। तो ये था साझेदारी संलेख या साझेदारी विलेख का अर्थ, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम ये जानेंगे कि इसमें मुख्य रूप से क्या बातों को समाहित किया जाता है, यानी कि साझेदारी विलेख में किन बातों का विवरण मुख्यतः होता है। तो आप देखिए, जो पहले नंबर पे लिखा है वो है फर्म का नाम एवं पता तथा उसका मुख्य व्यवसाय। तो सबसे पहली जो बिंदु है, फर्म का नाम, उसका पता और वे कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा, उसमें जितने भी साझेदार काम कर रहे हैं उनके नाम व पते लिखे होने चाहिए। तीसरा, प्रत्येक साझेदार द्वारा कितनी पूंजी की मात्रा या राशि लगाई गई है। चौथा, फर्म की लेखांकन अवधि। सभी ने लेखांकन अवधि के बारे में कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। लेखांकन अवधि मुख्यतः 1 वर्ष मानी जाती है। ये कोई फर्म 6 महीने भी लेखांकन अवधि लेकर चलती है, कोई 3 महीने भी लेकर चलती है। तो जो साझेदारी व्यवसाय है, जो फर्म है, वो कितनी लेखांकन अवधि को लेकर चल रही है, ये उसमें उल्लेखित होना चाहिए। पांचवा, बैंक खातों का संचालन करने के नियम, यानी बैंक खाते किस प्रकार संचालित किए जाएंगे, ये नियम लिखा होना चाहिए। इसके बाद लाभ एवं हानि के विभाजन का अनुपात, जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया है कि साझेदारी व्यवसाय में जो साझेदार रहते हैं वे आपस में लाभ हानि के विभाजन के लिए लाभ हानि को विभाजित करके जो भी जिस भी रेशियो में वो अपने प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करना चाहते हैं, विभाजित करना चाहते हैं, वो व्यवसाय को करते हैं, तो वो किस अनुपात में विभाजन करेंगे ये भी इसमें उल्लेखित होना चाहिए। सातवां, पूंजी यानी कैपिटल, ऋण और आहरण पर ब्याज की दर क्या होगी, ये भी निश्चित रूप से उल्लेखित होना चाहिए। आठवां, अंकेक्षक की नियुक्ति। अंकेक्षक यानी कि ऑडिटर
यानी जो नियमित रूप से फर्म के लेखा जो भी अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उसको चेक करता है, उसे हम अंकेक्षक कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं। तो अगर उसकी नियुक्ति का तरीका है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी साझेदारी फर्म जो है अंकेक्षक की नियुक्ति करें, लेकिन अगर यदि वहाँ पे अंकेक्षक की नियुक्ति का कोई तरीका है तो वो भी उल्लेखित होना चाहिए साझेदारी विलेख में। इसके बाद किसी भी साझेदार को अगर वेतन दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, इसके अलावा दलाली अगर उन्हें दी जाती हो तो वो कितनी दी जाती है, ये भी वहाँ पे उल्लेख होना चाहिए। 10वां बिंदु है प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व, यानी उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या उत्तरदायित्व हैं, ये भी उसमें निहित होता है। 11वां बिंदु है एक या अधिक साझेदारों के दिवालियेपन के कारण पैदा होने वाली हानि का निष्पादन। दिवालियापन या दिवालिया घोषित होना यानी बैंकरप्ट होना, इंसॉल्वेंट होना, और ऐसा होता है कि एक या उससे अधिक साझेदार अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया उनका घोषित हो जाता है, तो उसके कारण जो हानि होती है उसका निपटारा वे किस प्रकार करेंगे। 12वां फर्म के विघटन पर खातों का निपटारा। विघटन यानी फर्म का डिसॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, फर्म का समापन। तो उस समय वे खातों का निपटान किस प्रकार से करेंगे, खातों को किस प्रकार से क्लोज करेंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पे होती है। 13वां पॉइंट साझेदारों के बीच होने वाले आपसी विवादों का निपटान। चूंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, उसी प्रकार साझेदार भी ह्यूमन नेचर है और कई बार ऐसा होता है कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं। तो उन विचारों के मतभेद को, उनके बीच में अगर कुछ विवाद होता है किसी भी बात को लेकर, ये व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, आपसी विचारों में मतभेद हो सकता है या कोई अन्य कारण हो सकता है, तो उसका निपटान किस प्रकार से किया जाएगा ये भी उसमें होता है। 14वां पॉइंट है 14th पॉइंट, एक साझेदार का प्रवेश सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपालित किए जाने वाले नियम। ऐसा होता है कि कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करना चाहे, अगर कोई पुराना साझेदार सेवानिवृत्त होना चाहे, रिटायर होना चाहे, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, इस स्थिति में कौन से नियमों को पालन करना होगा, ये भी साझेदारी सल्लेख में लिखा होता है। लास्ट पॉइंट, व्यवसाय संचालन से संबंधित कोई भी अन्य मामला। ये जितने भी आपने 14 पॉइंट्स पढ़े हैं, इसके अलावा अगर और कोई संबंधित मामला है व्यवसाय से संबंधित, व्यवसाय को चलाने से संबंधित, वो भी यहाँ पे लिखा होता है। ये सारे थे आपके साझेदारी विलेख में समाहित होने वाले विवरण या उसकी कुछ प्रमुख बातें। इसके बाद जो आखिरी जो लाइन है उसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है साझेदारी अधिनियम 1932। ये अधिनियम साझेदारी विलेख न होने की स्थिति में, यानी कि साझेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का आपस में कोई समझौता नहीं होने पर, जो भी नियम साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखे हुए हैं वो सारे यहाँ पे लागू होते हैं। तो समझौते के अभाव में, साझेदारी विलेख के अभाव में, साझेदार साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत अपने व्यवसाय को संचालित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे और जानेंगे साझेदारी के बारे में। नमस्कार।